Hello everyone. हेलो everyone. आज मैं आपको गणित के कक्षा 10 गणित के हर पार्ट के ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले बताऊंगी जिसको आपको तैयार करके जाना ही जाना है। और मैं 100% गारंटी के साथ कह रही हूँ कि अगर आपने इन टॉपिक्स को और इन इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलों को अच्छे से तैयार कर लिया तो आपके 100% या 99% मार्क्स होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहला पार्ट जो गणित कक्षा 10 का पहला पार्ट है आपका, वो है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं पार्ट से आपको, जैसे कि चैप्टर का नाम ही है वास्तविक संख्याएं, तो आपको वास्तविक संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो पहले मैं आपको वही बता देती हूँ कि वास्तविक संख्याएं जो होती हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग होती है, कॉम्बिनेशन होती है परिमेय व अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं व अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती है जो p/q के रूप में लिखी जा सकती है। p/q के रूप में लिखी जा सकती है जहां q नॉट इक्वल टू 0, q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। उदाहरण के तौर पे 2/3 या 5 को 5/1 लिख सकते हैं, या 0 या -3/2। इस तरीके की संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। इसका मतलब वह हमेशा पॉइंट में लेंगे, जैसे कि 3.14 144 144 एंड सो ऑन। जैसे 2.140 140 इस तरीके से। और जिनका रूट, जैसे जिनका रूट हम नहीं निकाल पाते, मतलब पॉइंट में आता है, तो जैसे कि √3, ये संख्याएं भी क्या होती है? एक संख्या और अपरिमेय में आती है, वो होती है पाई का मान भी जो है क्या होता है? 3.14 और एंड सो ऑन। ठीक है। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि पाई को तो हम 22/7 में लिखते हैं, तो क्या 22/7 जो है फिर तो पाई जो है हमारी परिमेय संख्या होनी चाहिए? नहीं, 22/7 को हम लगभग में लेते हैं पाई का मान। 22/7 संख्या आपकी परिमेय है, लेकिन पाई जो है आपका, वो जो है आपका अपरिमेय है। पाई को हम 22/7 लगभग में लेके लिख लेते हैं, लेकिन 22/7 आपका क्या है? संख्या के रूप में लिखेंगे तो एक परिमेय संख्या। और पाई जो है हमारा, पाई का मान अगर हम 3.144 में लिखेंगे तो क्या है? नेक्स्ट, परिमेय संख्याओं के अंदर ही 3 प्रकार की संख्याएं आती हैं। वो एक होती है आपकी प्राकृत संख्या, दूसरी होती है आपकी पूर्ण संख्या और पूर्णांक। प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्याएं क्या होती है? जो गिनती वाली संख्याएं होती है, 1 2 3 4
1 2 3 4 और इधर नेगेटिव में -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो ये कहलाते हैं धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव वाले कहलाते हैं धनात्मक पूर्णांक और नेगेटिव वाले कहलाते हैं, माइनस वाले कहलाते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो ये तो आपका वास्तविक संख्याओं का एक सिंपल परिचय हो गया। अब इसमें से आपको इस पार्ट में से ये समझने के बाद क्या क्या तैयार करना है। इस पार्ट में से, इस पार्ट में आता है, इस पार्ट में से आता है एचसीएफ और एलसीएम निकालने के। एचसीएफ और एलसीएम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखना है, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड एक फॉर्मूला है आपका, एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। इस फॉर्मूले से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत विकल्प के प्रश्न में पूछ लेते हैं या शॉर्ट वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चन जो 2 नंबर के आते हैं उसमें भी पूछ लेते हैं कि 2 संख्याएं दे रखी होती है, इनका एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम निकालिए, या 2 संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम दे रखा है और एक संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या निकालिए। इस तरीके से क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। और दूसरा इसमें से क्या तैयार करना है, इस पार्ट में से, इस पार्ट में से सिद्ध करने वाले क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि √2 √3 या 7 + √5 या 3 √2 अपरिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। इस तरीके के क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको इस पार्ट में से एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखना है और रूट वाले क्वेश्चन जो अपरिमेय संख्या है को सिद्ध करने वाला पार्ट करना है। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका बहुपद। दूसरा पार्ट है आपका बहुपद। बहुपद पार्ट में वैसे तो बहुपद का कई प्रकार के होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो अभी आपके सिलेबस में चल रहा है वो द्विघात बहुपद से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। शून्यंक निकालना, शून्यंक निकालना या शून्यंकों पर आधारित क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं। द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म ले लेते हैं हम, सामान्य रूप ax² + bx + c। ये हमारा एक द्विघात बहुपद है। अगर हम इस बहुपद को 0 के बराबर कर दें तो यही द्विघात समीकरण हो जाती है, ठीक है। अगर हम इसे 0 के बराबर कर दें तो ये द्विघात समीकरण हो जाती है, वरना ये क्या रहती है, वरना ये अब 0 में हटा के बराबर 0 हटा देते हैं, द्विघात बहुपद। तो क्वेश्चन हमारा ऐसे आ सकता है कि द्विघात बहुपद दे दिया कोई भी और पूछ लिया कि इस द्विघात बहुपद के शून्यंक ज्ञात कीजिए। तो शून्यंक ज्ञात करने के लिए हमें इस द्विघात बहुपद को 0 के बराबर रखना होता है और इसके फिर गुणनखंड करते हैं और इसके बहुपद के शून्यंक आ जाते हैं। इन शून्यंकों को हम दर्शाते किससे हैं, अल्फा और बीटा से। अल्फा और बीटा से शून्यंक दर्शाते हैं। एक और इसके बाद शून्यंक निकालने के बाद भी बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन आता है कि शून्यंकों की सत्यता की जांच कीजिए कि शून्यंक हमने जो निकाला है वो सही है या नहीं, उसकी सत्यता की जांच करने के लिए भी फॉर्मूला है। वो है आपका शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल अल्फा + बीटा से दर्शाएंगे और इसका फॉर्मूला होता है -b/a। अब ये b और a क्या है, ये है आपकी द्विघात बहुपद है, इससे देखेंगे। b है आपका x का गुणांक और a है आपका x² का गुणांक, तो -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। अब नेक्स्ट है, ये एक सत्यता आपकी ये है शून्यंक की सही है,
और ये होता है आपका c बटे a बराबर c बटे a। c क्या है आपकी अचल पद, c होता है अचल पद और बटे में a क्या है x स्क्वायर का गुणांक। तो ये फॉर्मूले आप जो है जरूर से जरूर करके चले जाइएगा क्योंकि ये जरूर क्वेश्चन आ सकता है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस पाठ में से हमें क्या करना है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में दो चर राशि होगी x और y, इनको हल करने के लिए आता है। तो इन दो चर राशियों को हल हम किस विधि से करते हैं? दो विधियां हैं, दो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट विधियां हैं। एक है आपकी प्रतिस्थापन विधि, और दूसरी है आपकी विलोपन विधि। इन दो विधियों से आपको x और y ये दो चर का मान निकालना सीखना है। अब ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का सामान्य रूप में आपको बता दूं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। जहां चर राशि क्या है हमारी x और y, और ये a1 b1 और c1 ये क्या है? ये c1 और c2 तो ये अचल पद है और a1 b1 क्या है? इनके गुणांक है, चर राशियों के गुणांक। अब इसमें क्या करना है? हमें कभी-कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आपको हल किए बिना यह बताना है कि ये जो रैखिक समीकरण दे रखी है ये इनका अद्वितीय हल है या अनेक हल है, या ये प्रतिच्छेद कर रही है या समांतर रेखाएं हैं। बिना हल करे तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको एक ये टेबल जरूर याद करके जानी है, टेबल याद करके जानी है, जिसमें हम सबसे पहले लेके चल रहे हैं समपाती रेखाएं। ये दो रेखाएं समपाती हैं। समपाती का मतलब एक के ऊपर एक स्थित है। इस वाली कंडीशन के लिए हमारे पास a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अगर ये अनुपात a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 तीनों अनुपात निकाले हमने और तीनों बराबर आ रहे हैं, तो ये दोनों जो रेखाएं हैं, दोनों रैखिक समीकरण जो दे रखी है, दोनों एक दूसरे पर एक के ऊपर एक स्थित है। ठीक है, और इनका हल क्या होता है? इनके अनेक, क्योंकि ये दोनों रेखाएं आप देख रहे हैं कि कई बिंदुओं पर जो है मिल रही हैं, जितनी आपस में रेखाएं मिलती हैं उतने हल होते हैं, ये कई अनेक बिंदुओं पर मिलती है, तो ये इनका क्या होगा? अनेक हल, इनके अनेक हल। ठीक, अब दूसरे टाइप की रेखा ले लेते हैं। दूसरे टाइप की रेखा है प्रतिच्छेद रेखा। प्रतिच्छेद करने वाली रेखा है। प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं कौन सी होती है? कोई भी जो आपस में एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, वह प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं है। इनके लिए जो समीकरण बनेगा होगा a1 बटे a2 बैठ जाएगा, a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। ये दोनों के लिए कंडीशन है। यह इस समीकरण के लिए कंडीशन है। इनका क्या होता है? इनका होता है अद्वितीय हल।
समांतर रेखा। समांतर रेखाएं वह रेखाएं होती है जो आपस में कभी नहीं मिलती, ठीक है, समान दूरी पर स्थित रहती है। ठीक, इनके लिए क्या कंडीशन होती है कि इनका जो अनुपात होता है A1/A2 बराबर होता है B1/B2 और नॉट इक्वल टू होता है C1/C2 के। ठीक है, तो इनका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। ठीक है, तो इस कारण से ये जो जिनका हल है वह रेखाएं कहलाती है संगत रेखाएं, संगत रेखाएं। ठीक है, और जिनका कोई भी हल नहीं वह रेखाएं क्या कहलाती है? असंगत रेखाएं, असंगत रेखाएं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये टेबल करके जाएंगे तो आप जो बहुविकल्प के प्रश्न आते हैं, छोटे छोटे या अति लघु वाले प्रश्न आते हैं, तो जिसमें बिना करके पूछ लेता है कि बताइए ये संगत है या असंगत है या इसके कितने हल हैं, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वह आप इस टेबल के माध्यम से कर सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि A1/A2 निकालना है, B1/B2 निकालना है, C1/C2 निकालना है। अगर तीनों बराबर है तो एक हल, और जो A1/A2 B1/B2 भी नहीं आ रहा है इक्वल, तो अद्वितीय हल मतलब केवल एक हल आएगा। और A1/A2 बराबर आ गया है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है, तो क्या आएगा? कोई हल नहीं। क्लियर? अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में जो है क्या चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपको करनी ही करनी है। ठीक, नेक्स्ट पार्ट है आपका चौथा पार्ट है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को हम सामान्य रूप में किससे दर्शाते हैं? ax² b + bx + c = 0। इससे हम द्विघात समीकरण दर्शाते हैं। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं इसमें? द्विघात समीकरण को हल करने के लिए क्वेश्चन आते हैं कि दी गई द्विघात समीकरण को हल कीजिए। ठीक है, तो दो विधि से हम द्विघात समीकरण हल कर सकते हैं। एक तो होती है गुणनखंड विधि, कि हमने जो समीकरण दे रखी है उसके गुणनखंड किए और x के मान निकाल लिए। x के कितने मान निकलेंगे? जैसे कि नाम से लिखा है द्विघात, इसकी दो घातें हैं, तो x के कितने मान निकलेंगे? 2। ठीक है, तो एक तो हम गुणनखंड विधि से कर सकते हैं, इसको हल करने के लिए आ सकती है गुणनखंड विधि से। और दूसरा किससे आ सकती है? दूसरा आपकी एक तो गुणनखंड विधि से हम इसको हल कर सकते हैं, और दूसरा हम कर सकते हैं फॉर्मूले से, श्रीधराचार्य सूत्र से। x बराबर -b ± √b² - 4ac 2a। ठीक है, ये इसका एक फॉर्मूला है जिससे हम जो है x के मान निकाल सकते हैं। x के मान, तो इनको क्या कहते हैं? x के मान को इनके मूल, द्विघात समीकरण के मूल निकालिए, ये भी तो आ जाता है क्वेश्चन। तो उन्हें क्या कहा जाता है? मूल भी कहा जाता है। और अगर ये बहुपद होता कि 0 के बराबर है तो इसके शून्य ज्ञात कीजिए। मूल और शून्य एक ही बात है, बस शून्य कब लिखा जाता है? जब वो बहुपद होता है, और मूल कब लिखा जाता है? जब वो द्विघात समीकरण होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपको विविध कर। विविध कर और जरूर आता है इसमें। विविध कर को हम दर्शाते हैं d से। d होता है b² - 4ac, जो इसके अंदर रूट के अंदर लिखा हुआ है ना, उसकी वैल्यू होती है b² - 4ac। अगर b² - 4ac आपका d की भी विविध कर आता है क्वेश्चन कि दी गई द्विघात समीकरण का विविध कर ज्ञात
कीजिए, ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। या बिना हल किए बताइए कि ये समीकरण जो है, ये आपकी दी गई समीकरण के हल कैसे हैं, ठीक है, इनके मान किस नेचर के हैं, ये भी आ जाता है। तो आप इसमें क्या बताएंगे कि d बराबर b स्क्वायर माइनस 4 इसे लिखा हुआ है। अब आपने जब इसे सॉल्व किया, अगर d का मान ग्रेटर देन 0 आता है, ठीक है, तो इसके मूल जो इसके आंसर आएंगे, x के मान आएंगे, वो क्या होंगे, वास्तविक होंगे और कैसे होंगे, असमान, वास्तविक व असमान, ठीक है। अब d बराबर 0 आ गया, तो कैसे होंगे मूल, वास्तविक और समान, वास्तविक व समान सेम होंगे, ठीक है। अगर d जो है 0 से कम आ जाए तो कैसे होंगे, रियल होंगे ही नहीं, तो हम काल्पनिक हम कैसे होंगे, काल्पनिक, ठीक है। नेक्स्ट जो है, आप इस पार्ट में से द्विघात समीकरण में से आपको इतना ही पोर्शन अच्छे से तैयार कर लेना है। अगर आप इतना कर लेंगे क्वेश्चंस, तब भी आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम, चैप्टर नंबर 5 आपका, चैप्टर नंबर 5 है आपका समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी पाठ, समांतर श्रेणी पाठ में आपको 2-3 फॉर्मूले अच्छे से याद करने हैं, तो लेकिन इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि समांतर श्रेणी होती क्या है। समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है जिसमें प्रथम पद को छोड़ करके जो अन्य पद आते हैं वो एक निश्चित संख्या जोड़ने पर या घटाने पर आते हैं, ठीक है। ये देखिए हमने A1, A2, A3, A4, A5, कहाँ तक AN तक ले लो। तो ये संख्याओं की ऐसी सूची है जिसमें प्रथम पद, पहला पद छोड़ दें तो बाकी के अन्य पद जो आए ना, वो या तो निश्चित संख्या जोड़ने पर आए हैं या फिर घटाने पर आए हैं। एक निश्चित संख्या मतलब वो संख्या चेंज नहीं होती। तो उसी निश्चित संख्या को निकालने के लिए हम सार अंतर कहते हैं। उसी निश्चित संख्या को हम क्या कहते हैं, सार अंतर, और उसे d से दर्शाते हैं। और कैसे निकलती है, पिछले वाले पद से आगे वाला पद घटाओ, A2 माइनस A1, ठीक है। ऐसे ही ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको, A3 माइनस A2, ठीक। फिर नेक्स्ट कैसे निकलेगा, A4 माइनस, ठीक। ये है आपका सार अंतर। अब इसमें और क्या चीज निकालना होता है, और आ जाता है कोई क्वेश्चन आ जाता है कि पहले तो समांतर श्रेणी दे रखी होती है और पूछ लेता है कि इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए। सार अंतर निकालना आ गया आपको, पिछले पद में से आगे वाला पद घटा देंगे, ठीक। दूसरा आ जाता है कि जो समांतर श्रेणी दे रखी है उसका nवां पद ज्ञात कीजिए, लास्ट वाला पद nवां पद। तो nवां पद निकालने का सूत्र, nवें पद को an से दर्शाते हैं या फिर किससे दर्शाते हैं, l से दर्शाते हैं, और उसका सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 गुना dd, ठीक है। nवां पद भी निकालने के लिए आ जाता है। या कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको बहुत सारी चीजें दे रखी है, d भी दे रखा, सार अंतर नहीं दे रखा, तो निकालिए। a का मान प्रथम पद में दे रखा, बाकी चीजें दे रखी है तो निकालिए, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आप कई तरीके के क्वेश्चन कर सकते हैं। दूसरा है आपका पदों का योग। एक फॉर्मूला और है आपका इसमें, जितने भी पद दे रखे हैं उनका योग वो दर्शाते हैं Sn से। Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 गुना d, ठीक है। इसको एक और तरीके से निकाल सकते हैं, n/2 ब्रैकेट a प्लस an, ठीक। ये
डिपेंड करता है कि कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है। अगर क्वेश्चन आया है और उसमें प्रथम पद दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है और पदों की संख्या भी दे रखी है और पदों का योग निकालना है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए, ठीक है। और अगर अंतिम पद नहीं दे रखा क्वेश्चन में, ये सब चीजें दे रखी है, प्रथम पद, पदों की संख्या, सात अंतर ये दे रखी है, तो आप फिर ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो आपको याद दो ये फॉर्मूले करने हैं, आपको ये क्वेश्चन आने पर देखना है कि कौन सा फॉर्मूला हमें लगाना है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गए समांतर श्रेणी के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आपको याद करके जाने, तैयार करके जाने। इससे संबंधित प्रश्न भी आपको प्रैक्टिस करने हैं, क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है आपका त्रिभुज। त्रिभुज पार्ट से आपको क्या तैयार करना है? त्रिभुज पार्ट से आपको सबसे पहले थेल्स प्रमेय तैयार करनी है। थेल्स प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे अगर क्वेश्चन आया तो थेल्स प्रमेय प्रूव करने के लिए जरूर आ सकती है। थेल्स प्रमेय क्या होती है? यदि एक त्रिभुज हमें दे रखा है, एक त्रिभुज की एक भुजा पर एक बिंदु स्थित है, दूसरी भुजा पर भी बिंदु स्थित है और इन दोनों बिंदुओं को मिलाया जाता है P और Q मान लेते हैं, ठीक है। और P और Q को मिलाने पर अगर PQ लाइन तीसरी भुजा के समांतर आ गई, ठीक है, PQ लाइन तीसरी भुजा के अगर समांतर हो जाती है मिलाने पर, तो क्या होता है कि इनका अनुपात AB बटे PB बराबर होता है AQ बटे QC। तो ये बिंदुओं ने जो इन्हें विभाजित किया है उनका अनुपात हम निकालेंगे तो दोनों अनुपात बराबर आते हैं। ये है आपकी थेल्स प्रमेय, ठीक। इसको प्रूफ करना आपको तैयार भी आना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट और क्या करना है इसमें से पार्ट में से एक पाइथागोरस प्रमेय कर लेना। पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित प्रश्न। पाइथागोरस प्रमेय तो सभी को पता है क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय एक समकोण त्रिभुज में लगाई जाती है, जिसमें समकोण के सम्मुख वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, ठीक। और ये अगर थीटा मान लिया तो ये आपका आधार हो गया और ये जो तीसरी भुजा बची वो है आपका लंब, ठीक। इसमें पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक। इस सूत्र को ध्यान में रखते हुए इससे संबंधित प्रश्न भी आ सकते हैं, तो आप इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट है इसमें त्रिभुज में और क्या आ सकता है, जो त्रिभुज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके एनसीईआरटी बुक में जो जितने भी उदाहरण दे रखे हैं और जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बड़े बड़े, वो आप प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट हम लेते हैं